फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और आप हैं प्यारे यूट्यूब चैनल स्पार्क माइंड पर। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड गियर मेथड। तो ध्यान देंगे कि कंपाउंड गियर मेथड किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ गियर ट्रेन, यानी कि ये जो है कंपाउंड गियर मेथड वो गियर ट्रेन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, अब गियर ट्रेन को भी देख लेते हैं कि क्या होता है गियर ट्रेन। गियर ट्रेन को जानने से पहले हम देखते हैं कि सिंपल गियर और कंपाउंड गियर बेसिकली क्या होता है। तो जब कभी एक शाफ्ट पर यानी कि किसी एक शाफ्ट पर एक गियर लगे हों तो उसको क्या बताते हैं, सिंपल गियर है। ठीक है, और वहीं जब कभी किसी एक शाफ्ट पर एक से अधिक गियर लगे हों तो उनका क्या बताते हैं, कंपाउंड गियर। यानी कि अगर ये कोई शाफ्ट है, अगर इस पे कोई एक गियर लगा है तो उसको हम क्या बताएंगे, सिंपल गियर। ठीक है, अगर वो एक से अधिक 2, 3, 4, 5 अगर गियर लगे हों तो उसको क्या बताएंगे हम, कंपाउंड गियर। और जब कभी गियर्स को एक दूसरे के साथ मैच करते हैं तो उसको हम क्या बताते हैं, गियर ट्रेन। बेसिकली जो सिंपल से गियर हैं यानी कि किसी एक शाफ्ट पर एक ही गियर लगे हों तो उनको क्या बताते हैं, सिंपल गियर। और जब कभी सिंपल गियर एक दूसरे के साथ मैच करेंगे तो हमको क्या बताएंगे, सिंपल गियर ट्रेन। और जब कभी कंपाउंड गियर एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हो तो हमको क्या बताएंगे, कंपाउंड गियर ट्रेन। बेसिकली जो गियर ट्रेन्स होते हैं वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती हैं। पावर ट्रांसमिशन के यूज मतलब कि किसी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर का ट्रांसमिट करना गियर ट्रेन की हेल्प से होता है। इसके बाद हम सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर, कंपाउंड गियर मेथड्स के बारे में। इस मेथड्स में हम गियर ट्रेन का बेसिकली जो यूज करेंगे वो मैग्निफिकेशन प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए, मैग्निफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम गियर ट्रेन का यूज करेंगे। गियर ट्रेन की हेल्प से हम किसी भी इरर्स को मैग्नीफाई करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे कि कंपाउंड गियर मेथड्स का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड गियर मेथड्स का डायग्राम है। ठीक है, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को ध्यान से देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। ध्यान देंगे, इसमें कई सारे के गियर और गियर ट्रेन्स बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे देख लेते हैं कि नीचे क्या है, एक प्लंजर बना हुआ है, उसके जस्ट ऊपर एक स्प्रिंग बना हुआ है, उसके ऊपर गियर्स बने हुए हैं और एक साइड में आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा। इंडिकेटर के साथ आपको एक कैलिब्रेटेड स्केल भी लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देख लेते हैं। ये मेथड्स बेसिकली वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ पर हमको सरफेस फिनिशिंग को चेक करना हो या किसी ऑब्जेक्ट में कितना रफनेस है उसको चेक करने के लिए हम इस मेथड्स का यूज कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट को हम उस वर्कपीस पर या उस ऑब्जेक्ट पर ले जाते हैं, अगर उसमें थोड़ा भी रफनेस हो यानी कि उसमें उबड़ खाबड़ हो तो यहाँ पे जो प्लंजर है वो प्लंजर अप एंड डाउन का मोशन करेगा, यानी कि ऊपर नीचे प्लंजर होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि जो प्लंजर लगा हुआ है वो प्लंजर सीधे गियर 1 के साथ अटैच्ड है। गियर 1 के साथ अटैच होने का क्या मतलब है कि जब प्लंजर अप डाउन मूव करेगा तो गियर 1 भी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो ध्यान दीजिए एक बात कि प्लंजर का मूवमेंट कैसा है, लीनियर, और गियर 1 का मोशन कैसा है, सर्कुलर। इससे आप क्या समझते हैं कि इनका जो रिलेशन है वो रैक एंड पिनियन का रिलेशन है। ठीक है, रैक एंड पिनियन क्या होता है कि किसी भी लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना ही रैक एंड पिनियन का काम है, या सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना ही रैक एंड पिनियन का काम होता है। ठीक है, जब भी यहाँ पे जो प्लंजर है वो अप डाउन का मोशन करेगा तो गियर 1 भी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। अब गियर 1 जो है गियर 2 के साथ कनेक्ट है एक ही शाफ्ट पर। जब एक ही शाफ्ट पर 2 गियर लगे होते हैं तो उनका वेलोसिटी रेशियो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो गियर 1 जितना वेलोसिटी रेशियो के साथ मूव करेगा उतना ही वेलोसिटी रेशियो के साथ गियर 2 भी मूव करेगा। बेसिकली उसकी साइज डिफरेंट है। ठीक है, साइज का डिफरेंस होने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि उसका आरपीएम में चेंज होना। आरपीएम क्या होता है कि रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो कितना चक्कर लगा ले रहा है। ठीक है, अब जो गियर 2 है वो गियर 3 के साथ अटैच्ड है, गियर 3 जो है गियर 4 के साथ अटैच्ड है और गियर 4 जो है गियर 5 के साथ अटैच्ड है। अब गियर 5 में आप देखिए ध्यान से, जब गियर 1 मूव किया तो उसके साथ गियर 2 भी मूव किया, गियर 2 के मूव करने से गियर 3 भी मूव किया, गियर 3 के मूव करने से गियर 4 भी मूव किया, गियर 4 के मूव करने से गियर 5 भी मूव किया। सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड गियर या गियर ट्रेन। ठीक है, तो गियर 5 में ध्यान दीजिए, गियर 5 में एक इंडिकेटर लगा हुआ है एक साइड में। वो इंडिकेटर क्या करेगा, गियर 5 के साथ वो भी ऑक्सीलेशन मोशन में मूव करेगा। ठीक है, वो भी ऑक्सीलेशन मोशन में मूव करेगा, यानी कि जितना प्लंजर अप डाउन होगा उतना ही इंडिकेटर हमारा मूव करेगा। ठीक है,
इंडिकेटर के मूव करने से इंडिकेटर जो है वो कैलिब्रेटर स्केल पे, जो ऊपर कैलिब्रेटर स्केल लगा हुआ है उस पे हमको पॉइंट में बता देगा कि कितना हमारा प्लंजर जो है मूव किया था। यानी कि प्लंजर के हल्के से मूवमेंट में, यानी कि हल्के से डिस्प्लेसमेंट को भी वो इंडिकेटर मैग्नीफाई करके हमको बता देगा कि प्लंजर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इसके ध्यान देंगे कि जो गियर 5 है वो गियर 6 के साथ अटैच्ड है। गियर 6 में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। गियर 6 में स्प्रिंग लगे होने का क्या मतलब है कि जब भी कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा तो उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे भी आना आवश्यक है। तो वो स्प्रिंग इस इंस्ट्रूमेंट को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करता है। या तो ये कह सकते हैं कि इस स्प्रिंग के द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट का बैकलेस एरर रिमूव करने का काम करता है। बैकलेस एरर क्या होता है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट अपने इनिशियल पोजीशन या बैक पोजीशन पे वापस ना आ पाए तो उसको हम बैकलेस एरर कहते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए, बैकलेस एरर को रिमूव करने के लिए हम स्प्रिंग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्लंजर में भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये भी प्लंजर को अपने इनिशियल पोजीशन पर लाता है, यानी कि बैकलेस एरर को रिमूव करता है प्लंजर से भी और वो अपने गियर से भी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, प्लंजर अप डाउन मूव करने से गियर 1 मूव करेगा, यानी गियर 1 सर्कुलर मोशन में जाएगा। गियर 1 गियर 2 के साथ अटैच है तो गियर 2 भी सर्कुलर मोशन में जाएगा। गियर 2 गियर 3 के साथ अटैच है, गियर 3 गियर 4 के साथ अटैच है, गियर 5 गियर 4 गियर 5 के साथ अटैच्ड है। यानी कि प्लंजर के अप डाउन मूव होने से गियर 1 से गियर 5 तक मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब गियर 5 में एक इंडिकेटर लगा हुआ है, तो प्लंजर के थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में हमारा गियर 5 में जो लगा हुआ है इंडिकेटर वो भी क्या करेगा, ऑक्सीलरेशन मोशन में मूव करेगा। तो प्लंजर के हल्के से मूवमेंट में वो जो इंडिकेटर है वो हमारा मैग्नीफाई करके कैलिब्रेटर स्केल पे बता देगा। तो बेसिकली ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो किसी रफनेस को या सरफेस फिनिशिंग को चेक करने के लिए यूज की जाती है, और जो इसमें स्प्रिंग है वो इंस्ट्रूमेंट के इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करता है, यानी कि बैकलेस एरर को रिमूव करने का काम करता है। अब देख लेते हैं कि कंपाउंड गियर का मैग्निफिकेशन आप कितना प्राप्त कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड गियर का जो फॉर्मूला दिया गया है T2/T3 × T4/T5। तो बेसिकली यहाँ पे T क्या है, नंबर ऑफ गियर टीथ है। क्या मतलब है, गियर टीथ में, सॉरी गियर में कितने टीथ लगे हुए हैं वो हमारा क्या शो करता है, T। ठीक है, तो हम इस मेथड्स में जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड गियर इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है, कितना आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन कैपेसिटी हो सकता है, वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा, T2/T3 × T4/T5, यानी कि गियर 2 का टीथ अपॉन गियर 3 का टीथ इंटू गियर 4 का टीथ अपॉन गियर 5 का टीथ। ठीक है, जब इसका मैग्निफिकेशन आपको फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।